नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं महनीय उपन्यासकार प्रेमचंद की 2 लाइनें जो कि गोदान उपन्यास से ली गई हैं, उसको दोहराना चाहूँगा कि हमारे मुँह की रोटी कोई छीन ले, तो उसके गले में उँगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। प्रिय साथियों, मैंने ये लाइनें क्यों कही? एक्चुअल में आज मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आयोग अभ्यर्थियों के संग कुछ अनजस्टिस कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। पूरे के पूरे जब अभी 26 से 27 विषय के इंटरव्यू हो चुके हैं, रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं और अभी बीच मझधार में आकर के ये नियम चेंज करेंगे, ये प्रोसीजर चेंज करेंगे, तो इनको क्यों ना गलत कहा जाए। देखिए, मैं सारी बातों आपके सामने रखूंगा बड़े ही स्पष्ट तौर पे बातों को, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें तभी सभी पहलुओं को समझ पाएंगे। चलिए हम देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, कल एक कोरिजेंडम जारी किया जाता है साइकोलॉजी का, 28 तारीख को, ठीक है? इससे पहले जो 20 तारीख को लिस्ट जारी की जाती है, इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जिनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसकी लिस्ट जारी की जाती है। 21 तारीख को उससे संबंधित ही सूचना जारी की जाती है कि कब-कब किनका इंटरव्यू होगा, ठीक है? जो 28 तारीख को कोरिजेंडम जारी किया जाता है, वो बहुत ही विवादास्पद है। एक्चुअल में ये 27 तारीख को तैयार हो गया था, इसलिए यहाँ पे लिखित रूप में 27 तारीख ही मेंशन है, लेकिन 28 तारीख को अपलोड किया जाता है। देखिए, क्यों विवादास्पद है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये आने जितने भी 26-27 विषय के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं, उनके संग बहुत अनजस्टिस हुआ है। और जब ऐसा होगा तो भला क्यों ना अभ्यर्थी कोर्ट केस करे? क्यों ना अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? और इसका अंजाम भी आयोग को भुगतना होगा, घास तो गिरेगी किसी पे। देखिए, हम चलते हैं एक-एक प्रोसीजर पे, तब आपको सभी पहलू समझ आएँगे। देखिए, जो कोरिजेंडम जारी करते हैं, इसमें कुछ अभ्यर्थियों को ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। कितने अभ्यर्थियों को? 9 अभ्यर्थियों को। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्या इन्होंने वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो अन्य विषयों में फॉलो किया था? या फिर इनके कोई अपने चहेते हैं जिन्हें के इंटरव्यू के लिए कॉल किया है? हम पहले विषय से चलते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 नंबर के अभ्यर्थी के केस में इन्होंने क्या लिख रखा है कि ईडब्ल्यूएस का वर्ष 21-22 के लिए मान्य प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर औपबंधिक। एक्चुअल में होता क्या है कि ये अभ्यर्थी प्रायर टू 2021 का ईडब्ल्यूएस लगाए रहते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले जितने भी विषय के इंटरव्यू हो चुके हैं, उन सब में अगर प्रायर 2021 से अगर पहले का ईडब्ल्यूएस रहता था, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चूंकि मूल आवेदन के संग संलग्न ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य है, अतः साक्षात्कार के समय स्नातकोत्तर के मूल प्रमाण पत्र समर्पित करने के शर्त के आधार पे ईडब्ल्यूएस हेतु औपबंधिक रूप से अर्हित, ठीक है? यानी ईडब्ल्यूएस के रूप में इनको स्वीकार कर लेते हैं और देखिए इंटरव्यू के लिए इनका लिस्ट में नाम आ जाता है। आप देख सकते हैं ए एन के 2606, यही इनका पहला स्थान था। ए एन के 2606। औपबंधिक सूची जब जारी की जाती है, तब इनके बारे में क्या कहा गया है, चलिए वो हम देख लेते हैं। चूंकि 68 नंबर पे थे, तो 68 नंबर पे चलते हैं। इसके बाद अन्य विषय भी हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे कि अन्य विषय में अब तक क्या किया जा रहा था, ठीक है? देखिए, 68 विषय पे हम आ चुके हैं। इसमें देखिए क्या था, इनको क्या कहा गया था पहले कि चूंकि मूल आवेदन के साथ वर्ष 2020-21 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस संलग्न नहीं है, अतः वर्तमान ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अस्वीकृत है। यानी पहले तो आपने 21-22 वाला जो अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस दिया था, उसे आपने अस्वीकृत कर दिया। और क्या कहा, यदि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, तो साक्षात्कार के समय स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र समर्पित करने की शर्त के साथ अनारक्षित कोटि हेतु औपबंधिक रूप से अर्हित। यहाँ पे तो आपने इनको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए घोषित कर दिया। इनको इंटरव्यू में जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि इनका कट ऑफ कम रहा होगा। लेकिन चूंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम गया है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 31 या समथिंग गया है, बहुत न्यूनतम गया है। तो जब कट ऑफ कम गया है, तो कैसे आखिर फिर दूसरे कैटेगरी में, तो इनको ईडब्ल्यूएस में अगर रहते तो इनको बिल्कुल इंटरव्यू कॉल आता। तो कोरिजेंडम जारी करके इनको पुनः ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन अन्य विषयों में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हम देख लेते हैं अन्य विषयों में क्या किया। देखिए, अब अभी हम हिंदी विषय की लिस्ट पे आ चुके हैं, ठीक है? आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये हिंदी विषय की औपबंधिक सूची है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में हिंदी विषय लिया हूँ, सभी विषय में इसी तरह किया गया है। आप देख सकते हैं ये हिंदी विषय की लिस्ट है, जो कि 22/10/2022 को प्रकाशित की गई थी। इसमें हम ईडब्ल्यूएस के मुद्दे की ओर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ताकि यहाँ पे खोजने में बहुत देर ना हो और आपका मैं समय जाया ना करूँ। देखिए, 57 नंबर के अभ्यर्थी की ओर हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिख रखा है। 1 मिनट, थोड़ा-सा लाइन पे बने रहें। देखिए, मैं 57 नंबर के अभ्यर्थी की ओर चल पड़ा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने लिख रखा है 57 नंबर के अभ्यर्थी के संग।
कि because EWS certificate for the year 29-20 subject to submission of matriculation certificate provisionally eligible under unreserved में provisionally eligible इनको किया है, और साक्षात्कार के समय मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करने के शर्त के आधार पर अनारक्षित कोटि हेतु औपबंधिक रूप से अर्हित। यहाँ पे आपने अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित कर दिया, ठीक है। और साइकोलॉजी में आप क्या किया, उसको ईडब्ल्यूएस में जंप करा दिए, क्योंकि साइकोलॉजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शायद दुगना भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तभी तो कट ऑफ इतना कम गया है, अन्यथा अभ्यर्थी रहते तो कट ऑफ तो ऊपर जाता। तो वहां पे उनके होने के चांसेस पूरे थे, तो उनको ईडब्ल्यूएस में जंप करा दिया। और जबकि अन्य अन्य विषयों में ऐसा नहीं किया। अन्य दूसरे भी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 148 पे देखिए आते हैं, यहाँ भी सेम वही इशू है कि प्रोविजनली एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफ 2029-20। यहाँ पे देखिए इनको आखिर में निर्णय क्या लिया आयोग कि साक्षात्कार के समय बीए एवं एमए का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करने की शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्हित। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनरिजर्व कैटेगरी में अर्हित। लेकिन आपने तो साइकोलॉजी में इन्हें ईडब्ल्यूएस में डाल दिया 2021 से प्रायर का है तो, और आप पहले ही लिस्ट में ऑलरेडी इसको कह रहे हैं कि अनारक्षित है तो अर्हित कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपने इसे ईडब्ल्यूएस में ही डाल दिया? क्या आपके ये अपने व्यक्ति थे क्या? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सीटें आराम से इनका चयन हो सकता था, तो इन्होंने आपको इनको ईडब्ल्यूएस में ही रख लिया। अच्छा, एक ही ऐसा नहीं किया है, अन्य भी देखिए 176 पे भी आते हैं, तो इसके संग भी इन्होंने यही किया है। Provisionally eligible under unreserved because EWS certificate submitted issued prior 2021। यहाँ भी यही चीज है, देखिए कि इनको शुरू में तो अनरिजर्व कैटेगरी में डाला क्योंकि ये 2021 से पहले का है। अभ्यर्थी ने क्या किया कि वर्ष 2022-23 हेतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्नातक ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। चूंकि मूल आवेदन के संग संलग्न ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य है, अतः ईडब्ल्यूएस कोटि हेतु अर्हित। अब बताइए, यहाँ पे भी वही सेम चीज, पहले आप इनको अनारक्षित वर्ग में रखते हैं और बाद में ये इनको आप ईडब्ल्यूएस में ही जंप करा देते हैं, क्योंकि अनारक्षित वर्ग में तो इनको इंटरव्यू कॉल आया ही नहीं था, क्योंकि कट ऑफ अनारक्षित वर्ग का हाई था। तो बाद में इनको अलग से लिस्ट जारी करते हैं और कुछ 9 लोगों को ये इंटरव्यू कॉल के लिए बुला देते हैं। और किस कैटेगरी में बुलाते हैं? ईडब्ल्यूएस में ही बुलाते हैं। तो भाई आपने हिंदी में ऐसा क्यों नहीं किया, मैथिली में क्यों नहीं किया, अन्य जितने विषय बीत चुके हैं उनमें आपने क्यों नहीं किया? उनमें प्रायर 2021 से पहले के जो ईडब्ल्यूएस थे उनको भी तो बुलाना चाहिए। क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ? वो क्यों ना कोर्ट केस करें कि साइकोलॉजी में इन्होंने नियम चेंज कर दिया, प्रायर 2021 वाले को भी ईडब्ल्यूएस में रखा, जबकि अन्य विषयों में इन्होंने जनरल कैटेगरी में डाल दिया था। तो अभ्यर्थी तो जाएगा ना कोर्ट। अगले विषय की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम अन्य मुद्दे की ओर ले चलते हैं। देखिए इन्होंने एक अन्य अभ्यर्थी, ये देखिए रेड जो मैंने कर रखा है, ये ART 1901198, ये यूआईडी नंबर जरा याद रख लें। ART हम मान लेते हैं कि ये आरती होंगी या कोई भी नाम स्वीकार कर लीजिए। ART चूंकि शुरू के फर्स्ट 3 लेटर ही यूआईडी नंबर में होते हैं। देखिए इनके संग औपबंधिक रूप में क्या किया गया था। ART 190 है, आप याद रखिए। हम चलते हैं औपबंधिक लिस्ट में, हम पहले से इनका सेलेक्ट कर रखे हैं 671 पे, ठीक है। इनके केस में क्या था, 671 पे हम चलते हैं। देखिए 671 पे हम आ चुके हैं। देखिए इनके संग क्या किया गया था, एक मिनट, थोड़ा खोजने में देर लग रहा है, आप अंत तक बने रहें तभी सभी पहलुओं को समझ पाएंगे। और अगर आप कोर्ट केस करने जाए तो वकील साहब को ये वीडियो ही दिखा दें, तभी सभी अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है आप अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए। देखिए 671 पे हम आ चुके हैं, ART 190, जो कि वही यूआईडी नंबर है जिनको कल कल एलिजिबल कर दिया गया इंटरव्यू के लिए। देखिए इनके केस में क्या कहा गया था कि एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज एनसीएल नॉट अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चूंकि मूल आवेदन के संग एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित। इनको तो अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित किया गया था, लेकिन इन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, ठीक है। तो कल जाकर के इन्हें फिर से इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सीट पर केवल तिगुना अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है, तो इस अभ्यर्थी को फिर इंटरव्यू कॉल आपने कैसे कर दिया? क्या आपने तिगुना से कम अभ्यर्थियों को बुला रखा था? और अगर तिगुना अभ्यर्थी को बुला रखा था, तो फिर एक सरप्लस अभ्यर्थी कैसे बढ़ गया आपका? क्या ये नजदीकी अभ्यर्थी है? और देख लीजिएगा प्रिय साथियों, मुझे तो उम्मीद है कि इन अभ्यर्थियों का चयन भी होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेशल रहेंगे तब तो इनको बुलाया गया है, अन्यथा ऐसे कैसे बुला लिया गया है? अगर चूंकि आयोग ऑलरेडी कह रहा है कि 1:3 के रेशियो में मुझे बुलाना है इंटरव्यू को, तो जब 1:3 के रेशियो में बुलाना है, जब एक की तिगुना बुला चुके हैं, तो फिर इस 7वें नंबर के अभ्यर्थी का पुनः इंटरव्यू कॉल कैसे करते हैं? अच्छा, एक ही अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं बुलाते हैं। देखिए 785 नंबर के जो अभ्यर्थी, इनका भी वही हाल है। साक्षात ये भी देखिए प्रोविजनली एलिजिबल अंडर अनरिजर्व कैटेगरी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर्म 10 अद्यतन एनसीएल एवं जन्म तिथि के अंतर के संबंध में कार्यपालक दंड पदाधिकारी के समक्ष शपथ लिए गए स्नातकोत्तर, यानी कि फॉर्म 10 इन्होंने उपलब्ध करा दिया है। अब यहाँ पे तो ये लिख रहे हैं कि साक्षात्कार के समय स्नातक का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करने के शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्हित। अब यहाँ पे बड़ी चालाकी से यह भी नहीं लिखा गया है कि किस कैटेगरी के लिए अर्हित है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पहले कहा गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी हेतु अर्हित, इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। तो एक अन्य अभ्यर्थी को भी आपने अनरिजर्व कैटेगरी में बुला लिया। देखिए इनका क्या यूआईडी ANI 28। देखिए ANI 28 आप देख सकते हैं यहाँ पे ANI 28, ठीक है, ANI 28, तो इनको भी आप अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जब ऑलरेडी तिगुना सीटें फुलफिल हो गई हुई थी, तो इनको क्यों आप बुला रहे हैं? किस आधार पे बुला रहे हैं? फिर अन्य अभ्यर्थियों को भी बुलाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखने वाली बात है, अगर हम मानते हैं जो ART जो आरती जिनका हम कह रहे हैं, देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1984। आप देख सकते हैं यूआईडी नंबर में शुरू के 3 लेटर होते हैं, इसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1984। अगर हम मानते हैं कि ये 76 बाउंड्री लाइन पे होंगे, तो वैसी स्थिति में जो अधिक उम्र वाले थे उनको कॉल आया है और कम उम्र वाले को नहीं आया है, चूंकि तिगुना अभ्यर्थी को ही कॉल करना था। तिगुना अभ्यर्थी में जिनकी अधिक उम्र थी फुलफिल करने के दरमियान, तो उनको बुला लिया गया। अब 1984 वाले को बुलाया गया है, और जबकि अन्य कम एज वाले को हम देख रहे हैं कि नहीं बुलाया गया, सेम इशू है, उनको भी तो बुलाना चाहिए। एक मिनट हम चलते हैं, देखिए हम 554 नंबर पे चलते हैं, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। देखिए 554 नंबर पे हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या इशू था, यहाँ पे भी सेम इशू था। देखिए इनका क्या था कि फॉर्म 10 अद्यतन एनसीएल पिता एवं माता के नाम से निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। एक चीज और बता दूं प्रिय अभ्यर्थियों, ये जो 554 नंबर का अभ्यर्थी है, ये ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ईबीसी कैटेगरी में अभी प्रमाणित हो चुका है कि सीटें खाली रहने वाली हैं। चूंकि मात्र 682 अभ्यर्थियों को कॉल आया है, और यह मान के चला जा रहा है कि जनरल का तिगुना अभ्यर्थी होगा ही, ईडब्ल्यूएस में मानते हैं दुगुना होगा, बीसी का तिगुना होगा ही, एससी में 1 गुना और एसटी में 1 गुना, टोटल को सबको जोड़ते हैं तो 800 समथिंग सीटें आ जाती हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी की इंटरव्यू कॉल कितने को आया था? मात्र 682 को। तो लगभग 120 सीटें रिक्त रह जाती हैं, उसमें हम कुछ घटा देते हैं, यानी 50 से 60 सीटें खाली रहने वाली हैं। तो किसमें खाली रहेंगी? वो ईबीसी में खाली रहेंगी, एससी में खाली रहेंगी। और ये अभ्यर्थी देखिए फॉर्म 10 अद्यतन एनसीएल एवं पिता तथा माता के नाम से निवास प्रमाण पत्र से उपलब्ध कराई है, लेकिन इसको अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित किया गया है। और अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित किए जाने पे चूंकि इनका 76 स्कोर था, और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1981। तो 1981 थी, लेकिन देखिए आपके सामने अभी जो दिखाया 1984 उनका डेट ऑफ बर्थ था, जिनको इंटरव्यू कॉल आया है। देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ 1984 था, तो 1984 वाले को बुला लिया गया और 1981 वाले को नहीं बुलाया गया। अच्छा, आपने जब ईडब्ल्यूएस के संग इतनी रियायत बरती है, तो भला इस अभ्यर्थी के संग भी रियायत बरत दिए होते, इनको भी ईबीसी कैटेगरी हेतु बुला लिए होते, लेकिन इनको तो आपने नहीं बुलाया। तो आप मनमाने ढंग से जिसको बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं, जिसको नहीं बुलाना है नहीं बुला रहे हैं। अगले एक मुख्य इशू की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अन्य अभ्यर्थियों के संग इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 68 के संग देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं निकल, देखिए 68 में वो तो ईडब्ल्यूएस का हो गया। 217 पे हम चलते हैं। देखिए 217 नंबर के अभ्यर्थी के संग इन्होंने क्या किया है कि पीएचडी जो है ना, रिगार्डिंग 2009 रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं इन्होंने देखा, 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नहीं देखा, इसलिए इनको शुरू में इन एलिजिबल कर दिया था, ठीक है। और बाद में इन्हें क्या कह रहे हैं कि साक्षात्कार के समय पीएचडी संबंधित कोर्स वर्क अगर आप ले आ देंगे तो आपको हम एलिजिबल कर देंगे। जब पहले के विषयों में आपने नहीं किया तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए इनकी औपबंधिक सूची को हम चलते हैं कि औपबंधिक सूची में इन्होंने क्या कर रखा था, ठीक है। देखिए 217 नंबर के अभ्यर्थी को इन्होंने अनारक्षित सॉरी इन एलिजिबल कर रखा था, तो अभी एलिजिबल आपने कैसे कर दिया? देखिए हम आ चुके हैं 217 नंबर के अभ्यर्थी पे। इनको देखिए क्या किया गया, चूंकि पीएचडी के का 5 बिंदु का प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार नहीं है, अतः अनर्हित, यानी इन एलिजिबल। यहाँ पे आप इन एलिजिबल कर दिए। इसके बाद फिर अगली जो औपबंधिक सूची जारी कोरिजेंडम जारी करते हैं 28 तारीख को, उसमें इस अभ्यर्थी को ये कह देते हैं कि पीएचडी संबंधित कोर्स वर्क का प्रमाण पत्र समर्पित कर देंगे तो आपको औपबंधिक रूप से अर्हित कर लिया जाएगा, और इनको इंटरव्यू भी कॉल आ जाता है। देखिए इनका इंटरव्यू हम दिखाते हैं, यूआईडी नंबर। देखिए इनका यूआईडी नंबर क्या है, उषा यूएसएच, मान लेते हैं इनका नाम उषा है, 0811। देखिए देखिए ये क्या है, यूएसएच 0811। क्या हिंदी के अभ्यर्थियों के संग ऐसा किया गया था? चलिए हम देख लेते हैं हिंदी वाले लिस्ट पे।
देखिए हिंदी वाले लिस्ट पे पहले ही नंबर के अभ्यर्थी को देखिए इसी शर्त के आधार पे इनएलिजिबल किया गया है। ठीक है, हम पहले नंबर के अभ्यर्थी की ओर चलते हैं, देखते हैं हिंदी की सूची पे आ चुके हैं। देखिए पहले नंबर के अभ्यर्थी को क्या कहा गया है कि 5 पॉइंट रेगुलेशन 2009 सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, प्रोविजनली एलिजिबल उपलब्ध कराने के शर्त के आधार पर। यहाँ पे क्या कहा गया है, पीएचडी उपाधि संबंधित 5 बिंदु का प्रमाण पत्र यूजीसी रेगुलेशन 9 के अनुरूप पीएचडी उपाधि प्राप्त है से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के संग नहीं संलग्न होने के कारण अनर्हित। अब ये बताइए, ये अभ्यर्थी बेचारे इन्होंने पीएचडी रेगुलेशन 9 के संबंध में सर्टिफिकेट उपलब्ध भी कराया और आयोग को मिला भी, लेकिन इनका कहना है कि आपने ऑनलाइन सबमिशन नहीं किया था, इस वजह से आपको अनर्हित करते हैं। अनर्हित मतलब इन एलिजिबल, यानी आपका इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा, आप अयोग्य अभ्यर्थी हैं। अब इन्होंने उपलब्ध कराया, इसके बावजूद आप अयोग्य हो गए। और यहाँ पे देखिए उपलब्ध कराया ही नहीं गया, यहाँ पे उपलब्ध कराया ही नहीं गया और आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू के समय आप अगर 5 पॉइंट संबंधित उपलब्ध करा देंगे तो आपको अर्हित कर लेंगे और इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है। तो ये बहुत सारे फाल्सेस निकल के आ रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस कोरिजेंडम में जो कल का आया है, इसमें दो चीजें मैंने देखा। क्या, एक ईडब्ल्यूएस के संग जो पूर्व के अभ्यर्थियों के संग अनजस्टिस हुआ है, उसका क्या होगा? वो पहले वाले को तो आपने ईडब्ल्यूएस से छांट दिया था, क्यों? क्योंकि प्रायर 2021 था। तो अभ्यर्थी को तो मैं आह्वान करूंगा कि आप केस करिए, क्योंकि जब साइकोलॉजी में आपको ईडब्ल्यूएस में रख लिया जा रहा है तो आपके विषय में क्यों नहीं आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? ठीक है। और पीएचडी रेगुलेशन 9 वाले अभ्यर्थी के संग भी यहाँ पे दिक्कत गलत हुआ है। यहाँ पे रेगुलेशन 9 के अंतर्गत सर्टिफिकेट आप करें, कोर्स और प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे तो आपको हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। और वहाँ पे अभ्यर्थी ने किया था, अब वहाँ पे अभ्यर्थी ने अपलोड किया था, देखिए पीएचडी उपाधि प्राप्त है से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के संग संलग्न नहीं रहने के कारण अनर्हित। तो ये तो गलत है ना। अब बंधिक रूप से आप उसको अर्हित कर देते कम से कम, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया, उनको अनर्हित कर दिया। अच्छा, ईडब्ल्यूएस वाला केवल एक इशू नहीं है, देखिए यहाँ पे अन्य 248 पे भी आते हैं तो वही है कि प्रोविजनली एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिटेड इशूड प्रायर 2021, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चूंकि मूल आवेदन के संग संलग्न ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य है। क्यों भाई मान्य है? पहले तो आप मान्य नहीं करते थे, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि आपने मान्य कर दिया? तो बहुत सारे यहाँ पे, अच्छा सबको जितने देखेंगे सब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं जिनको कि मान्य किया गया है। अच्छा, यहाँ पे है क्या कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तिगुना भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं। तिगुना तभी तो कट ऑफ इतना बिलो गया है, नीचे गया है। जब तिगुना भी नहीं मिल पाए हैं इसलिए आपने अभ्यर्थियों को जगह दे दिया। अरे भाई, अन्य विषयों में भी आप जगह दे दिए रहते, अन्य विषयों में अभ्यर्थियों को तो आपने अयोग्य कर दिया। तो क्यों न अभ्यर्थी केस करें, अभ्यर्थी क्यों ना कोर्ट जाएं? तो ये सब लूप होल निकल के आए हैं प्रिय साथियों। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए उपयोगी है, अनुपयोगी है। वैसे अनुपयोगी तो मुझे हर हाल में नहीं लगता है, क्योंकि इससे अन्य विषय के अभ्यर्थियों के संग जिनके संग अनजस्टिस हुआ है वो कम से कम इस आधार पर कल को अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आप जिन भी वकील के पास जा रहे हैं, अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है तो ये वीडियो भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने ऑलरेडी सभी रेफरेंसेस दे दिए हैं। आप उन रेफरेंसेस के आधार पे चाहें तो कोर्ट केस कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आप इस चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई राय हो या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है या कुछ भी कहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब शेयर करें, तभी तो सभी चीजें सभी को अवगत होंगे। सभी अभ्यर्थी अवगत कैसे होंगे उनके संग अनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो अभ्यर्थी इनएलिजिबल हो चुके हैं, जिनका इंटरव्यू बीत चुका है, वो तो बेचारे सो चुके हैं। उनको क्या पता कि अन्य विषय में आकर के नियम ही बदल दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं, इस पर आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर आवाज़ उठती हुई ज़रूर नज़र आएगी। थैंक यू सो मच। इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।